बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को वाइंड अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 9th शॉर्ट क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। सो स्टार्ट आज हमने करना है फ्रॉम आवर 10th क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? Give an example of a moving body which is in equilibrium। अब हमने जब अपने इक्विलिब्रियम के टॉपिक को कवर किया था और प्रीवियस लेक्चर में जब इक्विलिब्रियम आया था हमने उसे डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो रेस्ट में होती है तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है, या वो स्पेसिफिक पैरामीटर था जिसके अगेंस्ट वो मूव कर रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब हमें यही क्वेश्चन आया यहाँ पर कि वो ऐसी एग्जांपल दें जिसमें एक बॉडी है वो मूव कर रही है बट वो इक्विलिब्रियम में भी है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके आंसर को। तो हमें पता है कि अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब वो जो खास पैरामीटर था जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो कौन सा है? दैट इज दिस पैरामीटर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द मेन पैरामीटर। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारी एक गाड़ी है, ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो होगा क्या कि सबसे पहले इस गाड़ी का कोई ना कोई वेट है और जब गाड़ी रोड पर होगी तो इसका मतलब इसने रोड पर एक एक्शन की फोर्स लगाई, और एक्शन की फोर्स क्या होगी? बेसिकली वेट होगा। वो वेट होगा जो ग्रेविटी की वजह से होगा, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, दिस इज W, वेट ऑफ द बॉडी दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। क्लियर? इसके अलावा अब ये हुआ हमारे पास क्या? एक्शन। हमें पता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। सो इस एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी, और वो कौन सी होगी? वो फोर्स जो रोड इस सरफेस के ऊपर लगाएगी, यानी कि गाड़ी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी रोड, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, दैट सपोर्ट द फोर्स ड्यू टू द रोड। वो फोर्स जो कि रोड की वजह से गाड़ी के ऊपर लग रही है वो कितनी होगी? वो उतनी ही होगी जितनी हमारी वेट वाली फोर्स होगी। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी W की फोर्स होगी उतनी ही रिएक्शन की फोर्स होगी। सो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। तो बेसिकली इस रिएक्शन फोर्स की वजह से गाड़ी को सपोर्ट मिलती है अर्थ पर मूव करने के लिए। ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसका मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। अब ये गाड़ी जब मूव करना शुरू करेगी, हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब गाड़ी ने आगे की तरफ मूव किया तो गाड़ी ने फोर्स लगाई चलने के लिए, मूव करने के लिए। तो हमें पता है कि जब ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी तो इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी, और वो ड्रैग फोर्स कौन सी होगी? वो ड्रैग फोर्स बेसिकली हवा की वजह से होगी, क्योंकि जब ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी तो ये हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ टकराएंगे और बेसिकली वो क्या करेंगे? इसकी मोशन को अपोज करेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे। अब जितनी फोर्स लग रही है इस गाड़ी को आगे लेके जाने में उतनी ही फोर्स लगेगी ड्रैग फोर्स की, जो कि होगी रेजिस्टेंस की फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूस मूव करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम की सेम रहेगी। जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो इस तरीके से बॉडी जो है, मूविंग बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि ये समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, और समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। सो इस तरीके से ये चारों फोर्सेस हैं ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इसी तरीके से जो दूसरी एग्जांपल है वो एयरप्लेन की है। एयरप्लेन में भी यही होता है कि वो फोर्स जो एयरप्लेन को आगे की तरफ मूव करती है दैट इज थर्स्ट, और हवा की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी जो कि रिएक्शन फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है, जो कि उतना ही इसे पीछे की तरफ पुल करेगी।
तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करेंगी और इसी तरीके से जो एयरप्लेन का वेट है वो बैलेंस होगा उस फोर्स के साथ जो कि इसे अपवर्ड लिफ्ट कर रही है। ठीक है, सो ये जो चारों फोर्सेस हैं एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा यानी कि यहाँ पर जो प्लेन है हमारा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सो ये केस होता है हमारा कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में मूव करता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ बॉडी दैट इज इन रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि फिर हमें ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो कि रेस्ट में हो बट इक्विलिब्रियम में नहीं हो। तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम बेसिकली होते क्या हैं। रेस्ट इम्प्लाइज स्टेशनरी, साकन जो कि हिल नहीं रहा हो, अपनी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रही है, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही, दैट इम्प्लाइज रेस्ट। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास आ रही है वो जीरो हो जाए। ठीक है, रेस्ट में स्टेशनरी होती है, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि तमाम फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो जाती हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाता है, जीरो। Therefore, a body in equilibrium could be moving. अब लाजमी नहीं है कि जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो मूव नहीं करेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में भी मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्काई डाइवर एट टर्मिनल वेलोसिटी वेयर रेजिस्टिव फोर्सेस आर इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो कि स्काई डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो ग्रेविटी की तरफ से जो फोर्स उन पर लग रही होती है वो बैलेंस हो जाती है एयर की रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमने एयरप्लेन की और गाड़ी की एग्जांपल देखी, उन पर उनकी फोर्स किससे बैलेंस होती है, ड्रैग फोर्स, जो कि एयर की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लगती है। कुछ इसी तरीके से ही इसी स्काई डाइवर का भी सिनेरियो है जिसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है वो बैलेंस हो जाती है विद द रेजिस्टिव फोर्सेस जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट अ बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम एंड नॉट एट द रेस्ट, बट अ बॉडी एट रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होना है, क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी तमाम जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स है, यहाँ पर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, बॉक्स आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो बॉक्स की पोजीशन चेंज होकर अब ये वाली हो गई। अब बॉक्स मूव किया है, मूव कैसे किया है, जब हमने इस पर फोर्स लगाई। अब फोर्स बैलेंस नहीं थी, इस तरफ से फोर्स ज़्यादा थी तो ऑब्जेक्ट मूव कर गया। बट अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं वो बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, so the next question is why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it। जैसे कि अभी मैंने बॉक्स की एग्जांपल दी, उसमें क्या था कि फोर्स एक तरफ से एक्ट हो रही थी। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब एक बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स एक्ट होती है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती। आंसर इज नो, विद ओनली अ सिंगल फोर्स प्रेजेंट द बॉडी विल एक्सेलरेट इनफाइनाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से वही एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, सिर्फ एक डायरेक्शन से सिंगल फोर्स अप्लाई की है, जस्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो होगा क्या, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी और फोर्स नहीं है तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, सो इसकी फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। तो जब तक ये फोर्स लगती रहेगी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक फोर्स है, ये बैलेंस नहीं है, इस तरफ से प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। और कब तक ये मूव करता रहेगा, जब तक फोर्स नहीं हटती। तो अगर फोर्स इनफाइनाइटली अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइटली ही मूव करेगा। ठीक है, बिकॉज द फोर्स दैट इज अलोन अप्लाइड विल हैव सम डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। अगर ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पर सिंगल फोर्स एक्ट हुई तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस फोर्स के अंडर मूव करना शुरू कर देगा। हाउएवर, इफ टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस टेक पार्ट इट गिव राइज टू नल वेक्टर फोर्स। यानी कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से भी इतनी ही फोर्स लगाई और यहाँ से भी इतनी ही फोर्स लगाई, इक्वल फोर्सेस बट ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, तो अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, द बॉडी कैन बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स।
तो ये था जी बेसिकली कॉन्सेप्ट के अगर एक फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस पर जो फोर्सेस एक्ट होती हैं वो बैलेंस नहीं होती। और हमने अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि उनका रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द हाइट of the vehicles is kept as low as possible। अब वो यहाँ पर कह रहा है जो व्हीकल है रेसिंग कार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, कि ये जो व्हीकल है इसकी हाइट हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमेशा मिनिमम से मिनिमम रखते हैं, यानी कि कम से कम जितनी भी हाइट इस रेसिंग कार की हो सकती है हम उतनी रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? सो द आंसर इज एज द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी बॉडी का पूरा वेट है वो कहाँ से एक्ट हो रहा है? इस बॉडी का जो सेंटर है, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ अ बॉडी, तो यहाँ से जो तमाम वेट है वो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ रेसिंग कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी क्लोज टू द अर्थ। रेसिंग कार के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट शुड बी मस्ट बी क्लोज टू द अर्थ, ये अर्थ है हमारी। सो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये जो डिस्टेंस है हमारा ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तभी स्टेबल होगा जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अर्थ से डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सो होगा क्या इसकी वजह से? देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ द कार। तो अगर कार हमारी ओवरटर्न भी कर जाती है तो गाड़ी के जो गिरने के चांसेस हैं या जो उलटने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से हम जो है वो इसकी व्हीकल की जो हाइट है वो मिनिमम रखते हैं ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम हो जाए, यानी कि नीचे की तरफ आ जाए। इफ़ द कार इज़ हाई, अगर गाड़ी की हाइट ज़्यादा होगी, इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस द टॉर्क इन द कार, तो गाड़ी में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू लार्ज मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म बेसिकली क्या है? सेंटर से अर्थ तक का डिस्टेंस। तो अर्थ से सेंटर तक का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं होगी। अर्थ से सेंटर तक का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारा टॉर्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। तो अगर एल ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, तो हमें टॉर्क जो है वो मिनिमम रखना होता है। दैट इज़ वाई हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर रखते हैं और गाड़ी की हाइट को मिनिमम रखते हैं। तो ये था जी 13th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। अब ये जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब तो हम काफ़ी डिटेल इनको डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम इनको शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम की टाइप है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर एक बॉडी को स्लाइड सा टिल्ट दें, स्लाइड सा पुश दें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाए, तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। For example, a book laying on a horizontal surface is an example of stable equilibrium. If the book is lifted from one edge and then allowed to fall, it will come back to its original position. जैसे कि आप ये बुक यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके इसको ऊपर की तरफ पुश देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जब हम ये फोर्स रिमूव करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। बुक को लिफ्ट करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। रीजन क्या है बेसिकली स्टेबिलिटी की? व्हेन द बुक इज लिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड। पहले बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो था वो कम था, जब बुक को रेज किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बढ़ गया। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासेस थ्रू द बेस ऑफ द बुक एंड टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द बुक ब्रिंग इट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो इसमें टॉर्क होगा वो इसे वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएगा। तो ये था जी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्टेबल नहीं हो। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट दिया जाए तो वो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ सके तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल थी, हमने इसको इसके टिप पर स्टैंड करवाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसे थोड़ा सा पुश देंगे तो ये गिर जाएगी, वापस अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। इफ़ अ थिन रॉड स्टैंडिंग वर्टिकली इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट पोजीशन, जैसे कि ये पेंसिल है, बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी अगर थिन रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें उसकी पोजीशन से, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकेगी। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसकी अदर एग्जांपल्स क्या हैं? अदर एग्जांपल्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आर वर्टिकली स्टैंडिंग सिलेंडर एंड टनल। तो जो लास्ट टाइप बचती है हमारे पास, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक बॉल थी, हमने इसे डिस्टर्ब किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, तो जो न्यू पोजीशन आई वो भी बिल्कुल इसी तरह की आई, यानी कि बॉडी की प्रीवियस जो पोजीशन थी वो बिल्कुल उसी तरह की आई, कोई भी चेंज नहीं आई न्यू पोजीशन में। तो इसका मतलब बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। So, if a ball is pushed slightly to roll, neither will it come back to its original position, nor it will roll forward, rather than it will remain at rest. ठीक है, ना ही आगे मूव करेगी ना ही इसी पोजीशन पर आएगी, बल्कि जो न्यू पोजीशन आई है वो भी बिल्कुल उसी तरह की है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों टाइप्स हो गई हमारे पास इक्विलिब्रियम की। और अगर आपने इनको मज़ीद डिटेल से समझना है तो आप हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में आएंगे तो आपने शॉर्ट नहीं एक्सप्लेन कर देना है, और अगर ये आपको लॉन्ग में आए तो आपने इसे फुल प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन ईजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा जो आपका फेसबुक ग्रुप बना हुआ है आप उसे भी ज्वाइन करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका इंशाल्लाह प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।